सैफ अली खान के मेडिक्लेम के लीक डॉक्यूमेंट्स ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इन लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सैफ अली खान ने एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ जो उनकी सर्जरी थी, इलाज था, वो लगभग 36 लाख के आसपास था और उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने फटाफट 25 लाख रुपए के तुरंत अप्रूवल्स भी दे दिए। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने इस पर सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात भी रखी है। बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि आम आदमी का ऐसे मामलों में 5 लाख तक का क्लेम भी बड़ी मुश्किल से पास होता है और कई बार तो कंपनियां ये कहकर क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं कि मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं थी। 2024 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए। यानी कि एक तरफ हम देखते हैं आम आदमी के क्लेम रिजेक्ट करने की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, आगे आपको डेटा भी देंगे, और दूसरी तरफ ऐसे आरोप लगते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज बड़े मामलों में, हाई प्रोफाइल मामलों में, वीआईपी मामलों में, सेलिब्रिटीज के मामलों में और बड़े अस्पतालों में ट्रीटमेंट लेने वालों के क्लेम सेटल करने में थोड़ी लीनियंसी बरतती हैं। क्या इसमें सच्चाई है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे आज के शो में। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर पिछले हफ्ते जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बावजूद एक बार फिर सैफ अली खान सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह उनकी हेल्थ नहीं है, बल्कि अस्पताल का बिल और लीक हुई हेल्थ पॉलिसी का क्लेम और अप्रूवल है। सैफ अली खान ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से 35,95,000 रुपए का बीमा क्लेम किया, जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने तुरंत अप्रूव भी कर दिया। अब इसी मुद्दे को लेकर मुंबई के कार्डियक सर्जन डॉक्टर प्रशांत मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आम आदमी के लिए 5 लाख का क्लेम पास होना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़े नामों के लिए करोड़ों तक मंजूर हो जाते हैं। छोटे अस्पतालों और मिडिल क्लास पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्लेम अप्रूवल इतना आसान क्यों नहीं होता है? डॉक्टर प्रशांत मिश्रा ने ये भी कहा कि छोटे अस्पतालों में मिडिल क्लास पॉलिसी होल्डर को अगर 5 लाख तक का क्लेम चाहिए तो उन्हें लंबी प्रक्रिया और कई रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। दूसरी तरफ बड़े अस्पतालों में इलाज कराने वालों को बड़ी रकम आसानी से अप्रूव हो जाती है। इससे न सिर्फ आम आदमी पर बीमा प्रीमियम का भार बढ़ रहा है, बल्कि उनके लिए इलाज कराना भी महंगा पड़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्शन के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीमा कंपनियां क्लेम्स को मंजूरी देने से ज्यादा उन्हें खारिज करने में लगी हुई है। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक बीमा कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसी के तहत कुल 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम को रिजेक्ट किया है। मार्च 2023 में आंकड़ा 21,861 करोड़ रुपए था, यानी 1 साल के अंदर ही रिजेक्शन के मामलों में 19% की बढ़ोतरी हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आम आदमी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीमा कंपनियां आम पॉलिसी होल्डर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का क्लेम क्यों खारिज किया जाता है? खास तौर पर छोटे अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों के लिए ये समस्या ज्यादा गंभीर है। डॉक्टरों और हेल्थ पॉलिसी विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा कंपनियों को पारदर्शिता और समानता पर काम करना होगा, ताकि लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस पर और ज्यादा भरोसा बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कार्डियक सर्जन हैं ठुंगा हॉस्पिटल से, और आज चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि आप ही के एक्स पर एक पोस्ट ने इस पूरी बहस को जन्म दिया और सीधे एलिगेशन जो हैं आपने इंश्योरेंस कंपनी पर लगाए हैं। आज आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे हम सर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। हमारे साथ हैं नीलेश साठे सर, एक्स मेंबर हैं लाइफ एडाई के और पूर्व ईडी हैं LIC के और इंश्योरेंस मामलों के जाने माने जानकार हैं। साठे सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव के सिंह, मेडिकल डायरेक्टर हैं AIMS यानी कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। डॉक्टर सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। आप काफ़ी छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर अपनी इस पोस्ट के। आपको ऐसा क्या प्रतीत हुआ सर, ऐसा क्या लगा आपको कि आपको वो पोस्ट डालना चाहिए? और लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके उस पोस्ट के पीछे के आधार क्या हैं जो आपने अपनी बात रखी है?
दीपक जी, मैं खुद मेरा एक हॉस्पिटल है, मैं आई एम ए साइलेंट पार्टनर इन दैट हॉस्पिटल, प्लस मैं एक हॉस्पिटल तुंगा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 12 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। सो मेरा ट्वीट का जो उद्देश्य था, इट्स फॉर बेसिकली माई कंसर्न टुवर्ड्स मिडिल क्लास एंड स्मॉल हॉस्पिटल। सो जो मेरा जो लास्ट 12-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से अगर मैंने जो मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से कोई भी बड़ा मेडिक्लेम होता है, कोई भी बड़ा मेडिक्लेम कोई भी कंपनी इतना इजीली पास नहीं करती है फॉर स्मॉल हॉस्पिटल। कभी भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन, और उसमें अगर सपोज ये स्टेप इंजरी अगर ये सपोज मेरे हॉस्पिटल में आता, आई एम श्योर 7 से 8 लाख का इससे ज़्यादा इसका बिल नहीं होता। उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके बाद ये सेंक्शन होता। सेंक्शन होने के बाद अलग प्रॉब्लम होता। कई बार सेंक्शन होने के बाद डिस्चार्ज के समय बोलती कंपनियां, सारी कंपनियां, मैं आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट नीवा बुपा, ऑल द कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी छोटे हॉस्पिटल को कैसे दबाती है वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये डिस्चार्ज के समय फिर बोलती है कि इसको 5% जो उनका 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। काफ़ी सारी कंपनियां जो फाइनल अप्रूवल जब बिल आता है तो उसमें भी 10-20% काट के बिल आपको हॉस्पिटल को देती हैं। सो वैसा करते करते मीन्स एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि द वे मेडिक्लेम कंपनीज आर वर्किंग स्लोली, जो स्मॉल हॉस्पिटल है एंड मिडिल क्लास, दूसरा मेरा कंसर्न था मिडिल क्लास का। आप जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, आप मेरे ट्वीट के आंसर देख लीजिए, ट्वीट में जो रिप्लाई थे, कितने लोगों ने क्लेम किया है उसमें, किसी ने 5 लाख क्लेम किया, 3 लाख मिला है। किसी ने, कल ही मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें कोई तो इंश्योरेंस एडवाइजर था, उसने अपनी मदर को हॉस्पिटलाइज किया एंड कैशलेस के लिए अप्लाई किया, कैशलेस उसने मना कर दिया कंपनी ने, आई थिंक नीवा बुपा थी। फिर उसके रिएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया, तो दे हैव रिप्लाइड दैट कि हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट नेसेसरी। सो यहाँ प्रॉब्लम मुझे ना सैफ अली खान से प्रॉब्लम है ना लीलावती से प्रॉब्लम, मेरा कंसर्न इज टुवर्ड्स मिडिल क्लास कॉमन मैन, जिनके सेंक्शन क्लेम प्रॉपरली करते नहीं है मेडिक्लेम कंपनी। एब्सोल्युटली सर, आपने जो यस सर, आपने जो अपने कंसर्न में सेंटर में रखा है वो मिडिल क्लास को रखा है। जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस सर, एक तो आपने इंश्योरेंस कंपनीज, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज सारे के सारे आपके अनुभव के मुताबिक केसेस में इस तरह से बात होती है। आपने बड़े हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया है सर, एंड यू आर सेइंग दैट 5-star हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस एंड मेडिक्लेम कंपनीज आर पेइंग देम। तो इसमें क्या बड़े हॉस्पिटल्स वो बढ़ा चढ़ा के क्या बिल देते हैं सर? सो दीपक जी हाँ, दीपक जी मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा नॉलेज है, इंश्योरेंस कंपनी में 2 तरह के पेमेंट सेटलमेंट, एक तो फिक्स टेरिफ, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल नाउ दे आर इन फिक्स टेरिफ, मीन्स आपको सपोज बाईपास सर्जरी तो आपको 5 लाख है फिक्स, तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। एक होता है ओपन, सो आई थिंक लीलावती, ब्रीच कैंडी, सारे हॉस्पिटल है ये ओपन टेरिफ में। सो अगर आपका मेडिक्लेम है 20 लाख का, आप मेरे पास बाईपास कराने आते हैं, मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उधर 5 लाख का टेरिफ है, मैं लीलावती में भी अटैच हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं आपका 20 लाख का मेडिक्लेम है, तो मैं क्या आपको लीलावती आपको प्रीफर करूँगा कि आप लीलावती चलिए, मैं वहाँ पे आपको ऑपरेट करूँगा, या ब्रीच कैंडी की वहाँ 20 लाख बिल बनेगा तो उसमें मेरे को ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो इससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि 20 लाख जो 5 लाख में जो होना था वो 20 लाख बिल बना आपका, तो इससे आउटगोइंग इंश्योरेंस कंपनी का, अभी सैफ अली खान के केस में क्या हुआ, 35 लाख हॉस्पिटल ने सेंक्शन तो किए, मेडिक्लेम ने सेंक्शन तो किए। इससे अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे 5-star केसेस या 5-star हॉस्पिटल्स में या ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में सब ऐसा बड़ा अमाउंट अगर सेंक्शन करते हैं, क्योंकि ये दे आर नॉट इन फिक्स टेरिफ, सो अल्टीमेटली क्या होता है कि मेडिक्लेम कंपनियों का आउटगोइंग ज़्यादा है, बढ़ता है। तो मेडिक्लेम कंपनी अपनी जेब से तो ये पैसा नहीं देने वाली, वो क्या करेंगे, प्रीमियम बढ़ाएंगे, प्रीमियम बढ़ा के उसका आप भरपाई करेंगे। आप लास्ट 3 साल के प्रीमियम का ट्रेंड देख लीजिए, और ये प्रीमियम बढ़ने से बॉलीवुड के एक्टर्स या हाई प्रोफाइल लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास को, जिनका प्रीमियम 30,000 है, सडनली अगले साल 50,000 हो जाएगा। तो जो सैलरी, जो आप देखिए, आई एम मोर कंसर्न अबाउट पीपल जिनका अर्निंग 1 लाख 2 लाख रुपए महीना है, आपको सडनली प्रीमियम आपका 60-70 हज़ार है, अगले साल आपको समझेगा कि प्रीमियम 1 लाख हो गया, उसके अगले साल 1.25 लाख हो गया। तो ये जो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है,
इट इज ऑल्सो ए डेंजरस फिनोमेनन। आप लास्ट 3 इयर्स के प्रीमियम को, आप ट्रेंड को एनालाइज कीजिए। राइट सर। एवरी ईयर आई थिंक प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग बाय 30%। ऑल राइट सर। तो आपके 2 आरोप हैं। पहला, इंश्योरेंस कंपनीज वीआईपी और बड़े मामलों के केसेस को हैंडल करते वक्त थोड़ी सी लीनियंसी बरतती हैं, और दूसरा एंगल जो आपने दिया वो ये दिया कि बड़े हॉस्पिटल्स भी अपनी तरफ से अनाप शनाप बिल बनाते हैं और वो सेटल हो जाता है। और एक तरह से अगर आप कहें तो इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े हॉस्पिटल्स के बीच पे पिस जाता है आम आदमी, क्योंकि आखिर में प्रीमियम बढ़ता है एक आम आदमी का। नीलेश साठे सर, ये सीधा सीधा इरडाई की परिधि में आने वाली एक चिंता होनी चाहिए। आप क्योंकि इरडाई के साथ रह चुके हैं, आप लोगों के अनुभव में जो डॉक्टर प्रशांत मिश्रा कह रहे हैं उनके आरोप में कितना दम है सर? नहीं, आरोप में दम नहीं है ये तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये सारी जनता को ये मालूम है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं हॉस्पिटल वाले कि क्या आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या, और अगर है तो फिर बिल उस हिसाब से बनता है। ये तो सबको मालूम है। मगर बात ऐसी है कि इस पे ये प्रॉब्लम जो है ये सुलझाना कैसे चाहिए। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि देयर हैज टू बी सम रेगुलेटर ऑन हॉस्पिटल्स, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल रहे, छोटे हॉस्पिटल रहे। अब जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो छोटा रेस्टोरेंट है तो उसमें ₹250 का मिलेगा, और अगर ए ग्रेड का होटल है तो वहीं पे वो ₹200 का मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है। बट इट शुड बी मेड टू द पब्लिक। जब मैं जा रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि हाँ, मुझे ₹250 का मिलने वाला है या 200 का मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर इज नो रेगुलेटर ऑन हॉस्पिटल्स, अनाप शनाप, ये वर्ड जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, अनाप शनाप बिल बनते हैं, ये भी मुझे मालूम है और ये हमने सुना भी है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अ कपल ऑफ थिंग्स कि अगर ये स्थिति है तो इसका रास्ता क्या है, इसको सुधारना कैसे चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हुआ है आज की तारीख में कि हॉस्पिटल्स नीड टू बी रेगुलेटेड एज पर ग्रेडिंग, ABC कैसे ग्रेडिंग करके। फिर अगर C हॉस्पिटल में ECG जो है वो ₹200 का है तो चलता है, कोई हर्ज नहीं है। मगर फिर वो C हॉस्पिटल बिकॉज यू हैव गॉट मेडिक्लेम वो ₹400 का नहीं लगाना चाहिए। तो ये होना चाहिए, एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय रेगुलेटिंग द हॉस्पिटल्स। IRDA cannot regulate hospitals because they are not coming under jurisdiction of IRDA. इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट कर सकती है, वो हॉस्पिटल्स को रेगुलेट नहीं कर सकती। ऑलराइट। तो ये तो बात है। यस सर। और मैं ये बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा जी के साथ हूँ कि रीजनेबलनेस होनी चाहिए, उसी के साथ ये भी है। अच्छा डॉक्टर साठे एक बात जो भरकर आ रही है इसमें सर, अब इस पे दो बातें चल रही हैं। पहला, जो इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा सा लीनियंसी बरतती हैं, आम आदमी के केसेस में बहुत ज़्यादा इफ्स और बहुत ज़्यादा बट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है। मेरे पास अभी डेटा है सर कि जो क्लेम रिजेक्शन रेट है, मैं आऊँगा उस पर, जो क्लेम रिजेक्शन रेट्स हैं, डिसअलाउड क्लेम्स हैं, हमारे पास रेपुडिएशन वाले जो क्लेम्स हैं, उसके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वीआईपी केसेस में हम देखते हैं कि उनको इस केस में तो कम से कम हमको ऐसा लगा कि बिल्कुल आसानी से उनको क्लेम मिल भी गया। बट नहीं भाई साहब, मैंने ये पढ़ा है कि 35 लाख का क्लेम था और 25 लाख मिले हैं। हाँ, 35 लाख का एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट था उनका, उसमें से 25 लाख रुपीस जो है वो फटाफट से अप्रूव कर दिया गया, एंड फाइनल बिल शायद 26 लाख के आसपास का है। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, यहां पर गलती कौन कर रहा है सर? या दोनों की मिली भगत है? ऐसा भी कहा जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी गलत कर रही है, हॉस्पिटल्स की तरफ से गड़बड़ी हो रही है, या दोनों की मिली भगत हो रही है सर? साठे सर। मिली भगत तो मैं नहीं कहूंगा। बात ऐसी है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या है कि जब बीमा बेचती है, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, ये क्लाइंट को बिल्कुल बताना चाहिए। जैसे को शेयर करके एक है, होता है कि अगर 5 क्लेम है तो पहला 1 लाख का क्लेम जो है वो क्लाइंट ने देना है। अब ये कई लोगों को मालूम नहीं। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है साठे सर, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा नेटवर्क का ठीक कर लेते हैं। मैं चलता हूं डॉक्टर संजीव के सिंह सर के पास। एक बड़े हॉस्पिटल से आप आते हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल के। डॉक्टर संजीव, ये एलिगेशन कि इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े हॉस्पिटल्स मिले हुए होते हैं और इजीली उनके क्लेम सेटल हो जाते हैं, इन पर आपका प्रतिक्रिया क्या है सर? दीपक जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, और थैंक्स टू डॉक्टर मिश्रा, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया।
जहाँ तक आपकी बात है मिली भगत होने की, वो डेफिनेटली हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन साठे साहब ने बताया कि देयर शुड बी अ ग्रेडिंग ऑफ द हॉस्पिटल। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को काफी सालों पहले ये बताया था कि अदर देन द एक्रेडिटेशन विच इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जहां वो एक्रेडिट करते हैं कि क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी है, वैसे ही ग्रेडिंग ऑफ द हॉस्पिटल भी होना चाहिए ताकि डिफरेंशियल कॉस्ट हो। क्योंकि एक जो जबलपुर का अस्पताल है और एक अगर दिल्ली और मुंबई का अस्पताल है, दोनों की talent acquisition, retention, equipment, stay, fixed asset would be different. So that is already in place. February में वो ग्रेडिंग का जो एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड है वो रिलीज भी हो जाएगा, एंड दैट वुड कम फ्रॉम अ क्वासी गवर्नमेंटल ऑटोनोमस बॉडी विच इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो हमको एक सोल्यूशन है, वो हमको हेल्प करेगा। लेकिन अभी क्या है कि जैसे रेगुलेटर शुड बी डेफिनेटली देयर फॉर द हेल्थ केयर टू फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अनफॉर्चुनेटली उतना रेगुलेट नहीं कर पाया जितनी हमारी उम्मीद थी। बट इफ IRDA इज अ रेगुलेटर, दैट रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड ऑल्सो बी देयर फॉर द इंश्योरेंस एंड द TPA। अनफॉर्चुनेटली एवरी TPA अलग अलग ढंग से काम कर रहा है और वो आर्म ट्विस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इंश्योरेंस कंपनी ने एक छोटे से सिटी के अंदर एक मीटिंग करी, उसके बाद बताया कि हम आपको 10% रिड्यूस 18% रिड्यूस प्राइस में देंगे अगर आप तैयार हैं तो 2 हॉस्पिटल तैयार नहीं थे, 36 हॉस्पिटल तैयार थे। तो इस तरह से अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी के होने के बावजूद भी अगर इंश्योरेंस कंपनी काम करती है एंड दे आर ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट, वो एक चिंता का विषय है। ओके, हर प्रोसीजर के लिए इतने क्वेरीज होते हैं, इतना उनका टाइम टर्न अराउंड टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो इंश्योरेंस कंपनी एंड TPA शुड बी, उनको एक टाइम के अकॉर्डिंगली क्लेम अप्रूव करना चाहिए। इनका क्लेम इतनी जल्दी अप्रूव हो गया और सैंक्शन भी हो गया सैफ अली खान साहब का, और बाकियों का क्लेम डिस्चार्ज के टाइम पे मिश्रा जी भी अग्री करेंगे कि हमारा कई बार एक पूरे दिन तक क्लेम अप्रूव नहीं होता। अस्पताल 24/7 काम करता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 24/7 काम नहीं करती। डॉक्यूमेंटेशन हेवी इतना है कि डॉक्यूमेंटेशन इतना एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, एंड अग्री सर। और ऑन दैट नोट सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन आपने बड़े विस्तार से बताया कि इश्यूज कहाँ हैं। एक आपने जो जिक्र किया TPAs का, अपने दर्शकों को बता दें, मेरा अभी जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक 72% ऑफ क्लेम्स आर प्रोसेस थ्रू थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिन्हें TPA बोलते हैं। अब ये जो एक पैदा कर रहा है संभावना को, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ ओवरसाइट बाय इंश्योरर्स, इसके लिए कौन करेगा? अगर आप परतों में जाएंगे इस पूरे इश्यू के, तो आपको इतने गड़बड़ झाले, इतने झोल मिलेंगे कि एक आम आदमी सिर्फ उन गड़बड़ झाले, उस मकड़जाल में फंसा रह जाएगा। राहत कहां से मिले, उम्मीद की किरण कहां से हो, इस पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस सेगमेंट में थोड़ा सा समय की कमी है, तो अपने मेहमानों से मैं संक्षेप में उनके उत्तर की अपेक्षा करूंगा। डॉक्टर मिश्रा, अब यहाँ पर अभी तक जो बात उभर कर आई है वो एक रेगुलेटर ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल रेगुलेटर की बात फिर से एक बार उभर कर सामने आई है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि हॉस्पिटल रेगुलेटर अगर आएगा तो फिर वो तो हर तरह की चीज़ों को रेगुलेट करेगा, और उसमें डॉक्टर्स की फीस भी आएगी, क्योंकि चाहे मेडिकल हो, इंश्योरेंस हो, एक आम आदमी का जो ओवरऑल जो एनुअल राइज इन हेल्थ केयर कॉस्ट है वो 14% का है, और इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है इसमें से भी 62% एक्सपेंस जो है उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं। तो रेगुलेटर से बात बनेगी सर? बिल्कुल बनेगी। अगर देखिए, आप आज की तारीख में मैक्सिमम जो मिड साइज और हॉस्पिटल्स है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन फिक्स पैकेजेस। जो एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनियों के 90% जो पैकेजेस हैं, दे आर फिक्स पैकेजेस। सो उस फिक्स पैकेज में हमारे जो फीस है डॉक्टर्स की वो फिक्स है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो इट शुड बी, जो इंश्योरेंस कंपनी के पैकेजेस है, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इवन इन कैश पेशेंट ऑल्सो। मीन्स इट शुड नॉट लाइक दैट कि कैश पेशेंट है या इंश्योरेंस कंपनी, देयर शुड बी डिफरेंशिएशन। आप जो रेगुलेटर का बात कर रहे हैं,
आप इंश्योरेंस कंपनी जब हॉस्पिटल को पैकेज देती है कि आपको इस पैकेज में ही ट्रीटमेंट करना है, सो इट इज लाइक ए रेगुलेशन ओनली ना, इट इज रेगुलेटेड मार्केट ओनली एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. सो ये एक बार रेगुलेशन आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिए, ए बी सी टाइप का हॉस्पिटल, उसमें आप ट्रीटमेंट कॉस्ट को आप रेगुलेट कर लिए, ए में इतना चार्ज, बी में इतना चार्ज, सी में इतना चार्ज, एंड डॉक्टर्स आर मींस एटलीस्ट आई थिंक मी माय फ्रेंड्स वी आर ऑलरेडी वर्किंग एंड वी आर विलिंग. डॉक्टर मिश्रा, लेकिन इससे पहले हमारी जो कई चर्चा हुई उसमें इंश्योरेंस, डॉक्टर मिश्रा, इससे पहले जो हमारे शोज में चर्चा हुई है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज सारा का सारा ठीकरा फोड़ती हैं हॉस्पिटल्स पर. वो कहते हैं कि साहब हम तो इसलिए प्रीमियम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल से अनाप शनाप चार्जेस कर रहे हैं, और हॉस्पिटल सारा ठीकरा फोड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनीज पर कि साहब वहां पर साफ गोई नहीं है. तो ज्यादा पेन पॉइंट क्या है इस वक्त, हॉस्पिटल्स की तरफ से ज्यादा गड़बड़ हो रही है या इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा गड़बड़ कर रही है? दोनों तरफ से, मेरे को लगता है दोनों तरफ से. जहां पे देखिए मोस्ट ऑफ द सर्जिकल पैकेजेस आर फिक्स पैकेजेस, सर्जिकल पैकेज. जहां मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल में देखा जहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट होता है. सपोज पेशेंट आईसीयू में है तो हॉस्पिटल्स क्या करती है कि जहाँ पे उनको हाई मार्जिन वाला एंटीबायोटिक है वो यूज़ करेंगी बिल बढ़ाने के लिए. आप समझिए फिक्स पैकेज में भी दो तरह से होता है, एक सर्जरी का कॉस्ट फिक्स, दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट कोई पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे, उसको एंटीबायोटिक या इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक लग रहा है. सो हॉस्पिटल क्या करते हैं कि अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए दे यूज़ एंटीबायोटिक विच इज हैविंग हायर एमआरपी और ज्यादा बेटर मार्जिन हो, राइट, वो यूज करता है. तो उसमें अननेसेसरी के रेफरेंसेस देते हैं, अननेसेसरी के रेफरेंस. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल दोनों तरफ से प्रॉब्लम है और इसका खामियाजा भुगतता है आम आदमी. क्विकली जाऊंगा सर, एंड जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ आवर व्यूअर्स, हमने नीवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी को आमंत्रित किया था आज की चर्चा में, उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया. इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीवा बूपा पे बात भी हो रही है और वो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है. हमने उनको बुलाया था और उन्होंने ऑफिशियली रिजेक्ट किया हमारे आमंत्रण को. बहरहाल साठे सर, अब देखिए इस पूरे इसमें आम आदमी कहाँ पिस रहा है. रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स देखिए 19% बढ़े हैं 2024 में सर. 21,000 करोड़ जो 23 में थे वो 26,000 करोड़ के हो गए रिजेक्शन क्लेम्स. इसके बाद डिसअलाउड क्लेम्स आप देखिए जो कि FY 23 में 12,000 करोड़ के थे वो 15,000 करोड़ के 24 में हो गए. इसका मतलब यह है कि पॉलिसी वर्डिंग में क्लैरिटी नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के डिस्क्लोजर हैं या फिर अनफेयर एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स है. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो रेपुडिएशन है क्लेम, यानी कि डिनायल आफ्टर अ रिव्यू. इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं. 9,000 थे 23 में और 24 में 10,000 करोड़ हो गए. यानी कि लगातार रिजेक्शंस, डिसअलाउ, रेपुडिएशन बढ़ रहा है. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीआईपी लोगों के केसेस में बड़ी आसानी से काम हो जाता है. तो ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया सर. मैं वीआईपी के केसेस के बारे में नहीं बात करूंगा, मगर व्हाट यू से इज राइट एंड रेगुलेटर हैज टू स्टेप इन. रेगुलेटर ने ये सारी चीजें जो है ये गौर से देखनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनीज को पूछना चाहिए कि आप हमें बताइए, ये सैंपल केसेस लेने चाहिए अपने पास और देखना चाहिए कि वो सही में रेपुडिएट करने के लायक है कि नहीं है. बट देन व्हाट दे हैव डन, दे हैव फॉर्म्ड एन ओम्बुड्समैन, और कई केसेस ओम्बुड्समैन के पास जाती है और जानी भी चाहिए, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया तो देयर इज वन मोर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच इज ओम्बुड्समैन. और ये ओम्बुड्समैन जो लोकल है बीमा लोकपाल, उसके पास क्लाइंट ने जाना चाहिए. और बीमा लोकपाल ये देखा गया है कि 75% क्लेम जो है देती है. राइट सर, मुझे लगता है नेटवर्क का इशू अभी भी ठीक नहीं हुआ आपके साथ, बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए सर. डॉक्टर सिंह, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए सर, हॉस्पिटल्स पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं सर, क्या हॉस्पिटल्स की तरफ से भी कुछ होना चाहिए या हम सरकार की तरफ ही देखें, हम उस तंत्र की तरफ देखें कि आप डंडा लेके आओ, रेगुलेट करो, तब हॉस्पिटल सुधरेंगे? नहीं, आपकी बात बहुत ही असेंशियल है. हॉस्पिटल को खुद को सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा. जैसे बहुत सारी काउंसिल्स हैं, एडवर्टाइजिंग काउंसिल है, वो सेल्फ रेगुलेट करती हैं. हॉस्पिटल को खुद सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा. एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. एथिक्स के साथ और एथोस के साथ हमको क्लिनिकल केयर डिलीवर करना पड़ेगा, बिलिंग भी करनी पड़ेगी. और बिलिंग एक हेल्थ केयर कॉस्ट जैसे आपने बताया 10 to 18% अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. हॉस्पिटल्स को डेफिनेटली एकजुट होकर के
इस चीज को डिबेट करके इसको रिड्यूस करके एथिकल क्लिनिकल केयर विच इज रैशनल हमको प्रोवाइड करना चाहिए। Right, sir. अब अगर ये देखें कि ये बढ़ भी क्यों रहा है कि अब बहुत सारा केयर साइंटिफिक ढंग से चेंज हो रहा है, बहुत सारा केयर डे केयर में हो Yes, सकता sir. है। Yes, sir. तो क्या हर कंपनियां डे केयर प्रोवाइड कर रही हैं? यस सर, बहुत सारे केयर आपको एब्सोल्युटली सर, बहुत सारे सवाल हैं। एक शो में इन सारे सवालों को समाहित करना पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारे अच्छे इनपुट्स आपसे मिले और बहुत क्लैरिटी मिली इस इशू पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रशांत मिश्रा, आपने आवाज़ भी उठाई और आपकी आवाज़ को सुना भी जा रहा है सर, थैंक यू सो मच। नीलेश राठे सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर संजीव के सिंह सर, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपने भी दिए, थैंक यू सर। शो में इतना ही, नमस्कार।